नमस्कार। हम बिक्री आगम अधिकतमीकरण के अंतर्गत आज देखेंगे कि विज्ञापन लागतों में फर्म का व्यवहार क्या पाया जाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि विज्ञापन लागतें, क्योंकि आजकल फर्में विज्ञापन को एक महत्वपूर्ण आगत के रूप में प्रयोग कर रही हैं और विज्ञापन ही किसी फर्म के जीवन मरण का प्रश्न हो जाता है। हम टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, बहुत अधिक आते हैं। आपका ये सोशल मीडिया पे बहुत अधिक विज्ञापन आते हैं। क्या आधुनिक फर्में विज्ञापन पर भरोसा करती हैं, या जो मॉडर्न आपकी फर्म बिहेवियर थ्योरी है, क्या वो कहती है कि फर्म जो विज्ञापन पर खर्च करती है उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो लाभ अधिकतमीकरण फर्म का विज्ञापन पर किया गया व्यय पे हम अध्ययन करेंगे और उसके साथ ही साथ हम बिक्री आगम अधिकतमीकरण फर्म के विज्ञापन व्यय पर अध्ययन करेंगे। सीधा तात्पर्य है कि जब हम विज्ञापन व्यय को बढ़ाते हैं तो ये भी व्यय वास्तव में परिवर्तनीय लागत के रूप में कुल लागत में ऐड हो जाती है। यानी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब हम एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बढ़ाते हैं तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आपका ये पार्ट हो जाता है। तो आधुनिक फर्म व्यवहार के अंतर्गत चाहे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म हो या सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन फर्म हो, दोनों एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को यूज कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। कौन सी फर्म एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा व्यय करेगी और कौन सी फर्म एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पे कम व्यय करेगी। यदि फर्म का टारगेट प्रॉफिट मैक्सिमम करना है तो एडवर्टाइजमेंट अगर से आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वाया द एडवर्टाइजमेंट आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी डिफाइन करोगे और एक प्रकार से कंज्यूमर को अट्रैक्ट करोगे। लेकिन यदि फर्म का टारगेट प्रॉफिट मैक्सिमम करना है तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट वास्तव में प्रॉफिट मैक्सिमम होने के बाद फर्म अपने सेल्स को नहीं बढ़ाएगी। परिणाम स्वरूप अगर आपकी फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को टारगेट को लेकर के काम करती है तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आपकी एडिशनल कॉस्ट के रूप में होगी। यानी जब आपको सेल्स बढ़ाना ही नहीं, आपको प्रॉफिट मैक्सिमम करना है, तो आपने ऐसा बिहेवियर क्यों किया? क्यों एडिशनल कॉस्ट को एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट के रूप में ऐड कर रहे हैं। वहीं यदि फर्म का टारगेट सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन करना होता है तो जैसे जैसे एडवर्टाइजमेंट बढ़ेगा उसके परिणाम स्वरूप फर्म का सेल्स भी बढ़ेगा और जब सेल्स बढ़ेगा तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन फर्म का टोटल रेवेन्यू भी इंप्रूव होता चला जाएगा। हां, इस प्रकार की फर्मों को एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ज्यादा बियर करनी पड़ती है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप इनका टोटल रेवेन्यू भी इंप्रूव हो सकता है। तो इस प्रकार एक रिजल्ट हम पाते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पर कम व्यय करती है क्योंकि उसे सेल्स नहीं बढ़ानी होती। जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमम हुआ वहीं पर रोक देती है। वहीं सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन फर्म एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पे ज्यादा खर्च करती है ताकि वो एडवर्टाइजमेंट ज्यादा से ज्यादा करे और उसकी सेल्स बढ़े। आइए हम रेखा चित्र से और अधिक डिफाइन करते हैं। In the diagram, we can see that in the basis we are taking the product or output. In the perpendicular y-axis, we are taking the total revenue and total cost. हमारे पास टोटल रेवेन्यू कर्व आप देखिए, ये है टोटल रेवेन्यू कर्व है जो 3 स्लोप का है। फर्स्ट स्लोप बढ़ती दर से टोटल रेवेन्यू बढ़ता है, फिर स्थिर दर से टोटल रेवेन्यू बढ़ता है और फिर घटती दर से टोटल रेवेन्यू बढ़ता है। गोइंग ऑन मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू इट विल बी डिक्लाइन, ये गिरने लगता है। हमने सहूलियत के लिए या इजी बनाने के लिए, ताकि कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम ना मिले, यहां पर हमने टोटल कॉस्ट को केवल लीनियर रूप में रखा है, मतलब तीनों स्टेज को नहीं दिखाया ताकि एक्सप्लेनेशन सरल हो सके। जबकि होती आपके पास 3 स्लोप्स की है,
पहले घटते दर से बढ़ती है, फीसदी दर से बढ़ती है, फिर बढ़ते दर से। लेकिन हमने अपनी सुविधा के लिए, ताकि एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमने एक लीनियर फॉर्म पे लिया है। ये टोटल कॉस्ट है। आप देखिए कि आपका यहां पे फिक्स कॉस्ट है OA, और उसके बाद आपका टोटल कॉस्ट है। इसी टोटल कॉस्ट में ये एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लाइन है, जो विज्ञापन लागत को दिखाती है। ये बताती है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता चला जाएगा फर्म का, विज्ञापन लागतें भी लगातार बढ़ती चली जाएंगी। विज्ञापन लागतों को इसमें ऐड किया गया है, तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट मिल गई। अब हम देखते हैं कि यदि फर्म का टारगेट प्रॉफिट मैक्सिमम करना है, तो जहां पर TR और TC का अंतर सबसे ज्यादा हो, या प्रॉफिट लाइन मैक्सिमा में हो, वहीं पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म उत्पादन करेगी। तो यहां पर आप देखिए कि OXP आउटपुट लेवल है, आउटपुट लेवल है किस फर्म का? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म का। क्यों? क्योंकि यहां पे पहली कंडीशन है DTR अपॉन DX इज इक्वल टू 0, यानी D पाई अपॉन DX इज इक्वल टू 0। इसका तात्पर्य होता है कि फर्म का ये मैक्सिमम पॉइंट है, प्रॉफिट कर्व का ये मैक्सिमम पॉइंट है, यानी यहां इस उत्पादन के स्तर पर फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमम है। या दूसरी कंडीशन है जहां पर DTC अपॉन DX इज ग्रेटर देन 0, या यहां पर DTR अपॉन DX इज ग्रेटर देन 0, यानी दोनों की स्लोप बराबर हो। द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, दैट इज द इक्विलिब्रियम लेवल फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यानी जहां पर DTR अपॉन DX दोनों की स्लोप बराबर होगी, वहां पर फर्म इक्विलिब्रियम कंडीशन पर होगी। वहीं जहां पर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम पे होगा, TR अपॉन DX, तो यहां से हमने एक लंब डाला। लंब डालने के बाद ये दिस इज द आउटपुट लेवल फॉर द सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन फर्म। सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन फर्म का ये आउटपुट लेवल है। यहां पर हमने इसको मिला दिया, तो दिस इज द A1, दिस इज द मिनिमम प्रॉफिट लेवल फॉर द सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन फर्म, whereas O/1, this is the per unit profit of the sales profit maximization firm, और A1, this is the minimum level of the profit for the sales revenue maximization firm। अब यहां पर हम देखिए कि XPA, ये देखिए एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को कहां कट कर रहा है? A पॉइंट पर। XPA यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म की जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होगी वो XPA है। दूसरा, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन फर्म कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? आपके एट B पॉइंट पर। तो यानी सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन फर्म जो है वो SXP, ये उसका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का है। ये अब आप देखिए XPA यानी XPA और SXB, इस एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट के रिस्पेक्ट में ये एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ज्यादा है, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म एडवर्टाइजमेंट पर कम खर्च करेगी और सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन फर्म एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा खर्च करेगी। ये हमारे पास पहला रिजल्ट आ जाता है। तो हमारे पास एक ये चीज प्रूफ हो जाती है कि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म पर कम भार पड़ता है और सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन फर्म पर इसका भार अधिक पड़ता है। और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट देखिए बढ़ने के कारण इनके प्रॉफिट भी पहले से कम हो जाते हैं। तो ये हमारा रहा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। अगला हम डिस्कस करते हैं स्थिर लागतों में वृद्धि होने से। यदि फर्म की स्थिर लागतें बढ़ जाएं, सपोज दैट स्थिर लागतों के अंतर्गत मशीनों पर किया गया व्यय, या मान लीजिए रेंट के लैंड पे हम फर्म चला रहे हैं, रेंट की बिल्डिंग पे चला रहे हैं, अगर वो इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा
टोटल प्रॉफिट डिक्लाइन कर जाएगा, टोटल प्रॉफिट रेखा और नीचे से जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस कम हो जाएगा। तो उसके परिणाम स्वरूप फर्म के आउटपुट और प्रॉफिट पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। सिंपल से हम समझ सकते हैं, जब किसी फर्म की कुल लागत टीएफसी के कारण बढ़ जाए तो उसके परिणाम स्वरूप प्रॉफिट कर्व नीचे की ओर खिसक जाता है। जब प्रॉफिट कर्व नीचे की ओर खिसक जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म का प्रॉफिट कम हो जाएगा और उसके साथ साथ सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन फर्म का आउटपुट या प्रॉफिट प्रभावित होगा। तो आइए हम डायग्राम के माध्यम से देखें कि यदि स्थिर लागतों में परिवर्तन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप आउटपुट एंड प्रॉफिट पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म और सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन फर्म पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमने सुविधा के लिए टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट कर्व को छोड़ दिया है। हम प्रॉफिट वक्र से ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म और बिक्री अधिकतमीकरण सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन फर्म के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। ये प्रॉफिट कर्व है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म वहां पर उत्पादन निर्धारित करेगी जहां पर प्रॉफिट कर्व का स्लोप शून्य है या मैक्सिमम है, यानी डी पाई अपॉन dx इज इक्वल टू 0, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म इतना उत्पादन कर रही थी। पिछले डायग्राम में भी देखें, जहां पर प्रॉफिट कर्व मैक्सिमम हो जाता वहीं पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म काम करती है और इस स्टेज पर फर्म को ओ पाई 1 प्रॉफिट प्राप्त होता है, यानी पर यूनिट प्रॉफिट ये है और टोटल प्रॉफिट ओ पाई 1 ओ एक्सपी आउटपुट लेवल है, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म इतना उत्पादन करती है। ओ पाई 1 पर यूनिट प्रॉफिट है, पर यूनिट प्रॉफिट है एंड रेक्टेंगल ओ पाई 1 ए एक्सपी दैट इज टोटल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म के 3 फीचर्स मुझे मिले। OXP आउटपुट लेवल, दिस इज पर यूनिट प्रॉफिट एंड दिस इज टोटल प्रॉफिट। वहीं सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन में हमने कहा एक लंब ऊपर से आता है, जो भी लंब ऊपर से आता है तो ये सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन फर्म का आउटपुट है और जहां पर प्रॉफिट कर्व को काटता है वहीं पर एक्टिव बट नॉट रेस्ट्रिक्टिव प्रॉफिट मिल जाता है। मतलब एक्टिव एंड नॉट रेस्ट्रिक्टिव, ये दिस इज द प्रॉफिट लेवल दैट इज A1 मैंने नाम रखा, यहां इस पॉइंट का नाम B1। तो सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन फर्म का अध्ययन करते हैं। सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन फर्म में OSX दिस इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल, यानी फर्म इतना उत्पादन करेगी सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन फर्म। OA1 पर यूनिट प्रॉफिट है, अतः टोटल फिक्स कॉस्ट जब बढ़ती है तो टोटल प्रॉफिट डिक्लाइन करेगा और हमारा ये कर्व, जो ये कर्व था वो शिफ्ट होकर के नीचे आ जाता है। अब हम यहां पर देखते हैं क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म का अभी भी वही आउटपुट लेवल है। आउटपुट क्यों? क्योंकि दिस इज द A1 पॉइंट, यहीं पर मैक्सिमा है, यानी उसके आउटपुट इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो रिजल्ट क्या निकला कि आफ्टर इंक्रीजिंग द टोटल फिक्स कॉस्ट बढ़ने के कारण आपके पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म में आउटपुट रिमेन चेंज। देखिए पहला पॉइंट आया आउटपुट चेंज
नहीं होगा। आउटपुट रिमेन नो चेंज। आउटपुट आपका क्या है? OXP। ये देखिए आउटपुट में कोई चेंज नहीं है। वहीं पर यूनिट प्रॉफिट देखिए डिक्लाइन कर जाता है, यानी पाई 2। तो देखिए पर यूनिट प्रॉफिट आपका पहला तो यह हुआ और दूसरा पर यूनिट प्रॉफिट O पाई 2। दिस इज पर यूनिट प्रॉफिट। पर यूनिट प्रॉफिट क्या हुआ? पहले से कम हो जाता है। तो पहला रिजल्ट क्या निकला कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म के उत्पादन में कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन पर यूनिट प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट पहले से कम हो जाएंगे। वहीं सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन फर्म में अब देखिए यहां पर कट रहा है, क्योंकि शेयर होल्डर्स तो कम प्रॉफिट पसंद नहीं करेंगे। शेयर होल्डर्स तो वो कह रहे हैं कि अब हम क्या करें, टोटल फिक्स कॉस्ट बढ़ गई है बट माई प्रॉफिट इज द फिक्स। तो सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन फर्म अब यहां पर उत्पादन करने लगेगी और फिक्स कॉस्ट बढ़ने के कारण सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन फर्म पहले से उत्पादन कम करेगी। तो यहां पर रिजल्ट निकला कि सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन फर्म क्या करेगी, वो आउटपुट लेवल को डिक्लाइन करेगी। जबकि देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म में दैट इज नो चेंज, लेकिन सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन फर्म में ये डिक्लाइन करके क्या हो जाता है, OSXS1 हो जाता है। ये डिक्लाइन किया है एंड प्रॉफिट विल बी, पर यूनिट प्रॉफिट विल बी रिमेन सेम, यानी पर यूनिट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन टोटल प्रॉफिट विल बी डिक्लाइन। क्योंकि देखिए टोटल प्रॉफिट आपका पहले से कम हुआ क्योंकि आपकी सेल्स कम हुई है। तो रिजल्ट्स क्या निकला कि टोटल फिक्स कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म के आउटपुट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी जितना उत्पादन कर रही थी उतना ही उत्पादन होगा, बस टोटल प्रॉफिट और पर यूनिट प्रॉफिट कम हो जाएगा। सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन फर्म में आउटपुट डिक्लाइन करेगा, पर यूनिट प्रॉफिट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और साथ ही साथ टोटल प्रॉफिट डिक्लाइन करेगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ। आपको ये नोट करना होगा। थैंक यू। और कोई क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे चैनल पे, या कमेंट के रूप में आप हमें भेज सकते हैं। थैंक यू।